Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing very good. Let's start a new chapter today of class 8, which is chapter number 12 about friction. Okay, see. So it is an opposing force that opposes the motion of one body over the surface of another body. Like in case of a ball freely rolling on the ground, the ball eventually comes to stop because of the force of friction that acts between the ball and the ground. So student, what they're saying is कि friction क्या है? एक opposing force है जिसके थ्रू किसी भी बॉडी का जो मोशन है वो अपोज होता है ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी. ठीक है, जैसे कि मान लो एक बॉल है जो कि फ्रीली रोल कर रही थी ऑन द ग्राउंड, तो वो बॉल धीरे धीरे क्या होगी, उसकी स्पीड स्लो डाउन होगी एंड इवेंचुअली इट विल स्टॉप. किसकी वजह से? उसी फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से जो उस बॉल एंड ग्राउंड के सरफेस के बीच में एक्ट कर रहा है. दिस मीन वाज कि अगर एक फोर्स राइट टू लेफ्ट एक्ट करता है तो फ्रिक्शन हमेशा लेफ्ट टू राइट क्या होगा, एक्ट करेगा. ऑल्टरनेटिवली अगर फोर्स आपका लेफ्ट टू राइट करेगा तो फ्रिक्शन राइट टू लेफ्ट करेगा. एंड इट कम्स इन नोटिस ओनली, यानी तभी नोटिस किया जाता है जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में एक दूसरे के, एंड इसको कांटेक्ट फोर्स भी कहा जाता है. ओके, इट इज ऑफर्ड बाय सॉलिड, लिक्विड एज वेल एज बाय गैसेस. लेकिन जो मैक्सिमम है वो सॉलिड के केस में होता है एंड गैसेस के केस में फ्रिक्शन फोर्स सबसे लीस्ट होता है. इट मीन्स व्हाट, फ्रिक्शन एक फोर्स है जो कि किसी भी दो सॉलिड सरफेसेस के रिलेटिव मोशन को क्या करता है, रेजिस्ट करता है. फ्लूइड लेयर्स को या मटेरियल एलिमेंट्स को जो कि एक दूसरे के अगेंस्ट क्या कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट इज व्हाट, कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन. और फ्रिक्शन जो दो सरफेसेस के बीच में कॉज होता है उसके क्या रीजन है. नंबर 1, फ्रिक्शन ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ सरफेसेस. सरफेसेस के इंटरलॉकिंग की वजह से फ्रिक्शन होता है. सो सी, एज वी नो हर एक ऑब्जेक्ट का रफ सरफेस होता है. भले ही ऑब्जेक्ट आपको उसका जो सरफेस है वो स्मूथ दिखे टू द नेकेड आइज, लेकिन जब आप उसके सरफेस को एक माइक्रोस्कोप के थ्रू ऑब्जर्व करोगे तो आप उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कुछ रफ एजेस को ऑब्जर्व करेंगे. एंड कुछ पार्टिकल्स होते हैं ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो कि टिनी हिल्स के फॉर्म में होते हैं, कुछ ग्रूव्स के फॉर्म में होते हैं. एंड जो ये टिनी हिल्स या ग्रूव्स होते हैं ऑब्जेक्ट के सरफेस के ऊपर, इन्हें ही इररेगुलरिटीज ऑफ सरफेसेस कहा जाता है. एंड जब आप एक ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करते हैं ओवर अनदर ऑब्जेक्ट, या किसी भी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पर मूव करने की आप कोशिश करोगे, सो ये इन दोनों ही सरफेसेस के ऊपर जो इररेगुलरिटीज हैं ये एक आपस में एंटेंगल हो जाती हैं और एक दूसरे को लॉक कर देती हैं. इन्हीं इररेगुलरिटीज की इंटरलॉकिंग को, जो दो सरफेसेस के बीच में इररेगुलरिटीज है, इनके इंटरलॉकिंग की वजह से एक ऑब्जेक्ट का जो मोशन है वो अपोज होता है ओवर द अनदर, एंड यहीं पे क्या, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन गेट्स राइज. ठीक है, फ्रिक्शन किसकी वजह से होता है, दैट मीन्स इररेगुलरिटीज जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच, सरफेसेस के बीच में थी, उनकी इंटरलॉकिंग की वजह से. लेकिन कंडीशन क्या है कि वो दोनों सरफेसेस एक दूसरे के कांटेक्ट में होने चाहिए. सो जब आप क्या करोगे, किसी भी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करने की कोशिश करोगे, सो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, राइट, उस इररेगुलरिटीज की इंटरलॉकिंग को ओवरकम करने के लिए इन देयर सरफेसेस. नाउ मोर द रफनेस ऑफ सरफेस, अब जितनी ज्यादा रफनेस होगी एक सरफेस की उतना ज्यादा वहां पे इरेगुलरिटीज होंगी एंड वहां पे ज्यादा फ्रिक्शन फोर्स होगा, राइट. एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है अगर वहां पे रफ सरफेसेस इन्वॉल्व होते हैं. देन नेक्स्ट इज फ्रिक्शन ड्यू टू फोर्स ऑफ एडिशन बिटवीन द टू सरफेसेस. अब दो सरफेसेस के बीच में जो एडिशन फोर्स है उसकी वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैसे होता है. सो जब दो रफ सरफेसेस को आप एक दूसरे के ऊपर प्लेस करोगे एक सर्टेन पॉइंट पर, वो वहाँ पे मीट करेंगे एंड जो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स हैं ऐसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बीच में वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की वजह से. इसी को फोर्स ऑफ एडिशन कहा जाता है. तो जब एक बॉडी को क्या बनाया जाता है कि वो एक दूसरे के ऊपर मूव करेगी तो वहाँ पे फोर्स ऑफ एडिशन जो है उस मोशन को अपोज करता है एंड इस फोर्स की वजह से फ्रिक्शन फोर्स राइज होता है. एंड जो फोर्स ऑफ एडिशन है दोनों सरफेसेस के बीच में वही फ्रिक्शन फोर्स को राइज करता है. नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन. अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेंट है, कौन कौन से फैक्टर्स है जो उसके अफेक्ट करते हैं, लेट्स डिस्कस देम. नंबर 1, ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है उस बॉडी के वेट के जो उसमें मूव कर रही है. यानी कि अगर आप वेट को इंक्रीज करोगे सो जो इरेगुलरिटीज हैं सरफेसेस के बीच में वो काफ़ी टाइटली इंटरलॉक हो जाएंगी उस प्रेशर की वजह से एंड जो सरफेसेस हैं वो ज़्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेंगे या फ्रिक्शन ऑफर करेंगे. फॉर एग्जाम्पल एक लाइटर
मतलब एक ऐसा वुडन बॉक्स है जो काफ़ी लाइट वेटेड है, उसको रोल या स्लाइड करना ओवर द ग्राउंड ज़्यादा ईजी होता है एज कम्पेयर टू हैवियर वन। सिमिलरली इसी तरीके से अगर आप एक मैट को ओवर द ग्राउंड ड्रैग कर रहे हो वो काफ़ी ईजी है, लेकिन सेम मैट आपको ड्रैग करना डिफिकल्ट हो जाएगा अगर एक पर्सन उसके ऊपर बैठ जाए, राइट। चलो यहाँ पे एग्जाम्पल गिवन है, सपोज आपके पास 2 बॉक्सेस हैं सेम साइज के, लेकिन एक बॉक्स लाइट है दूसरा हैवी है, एंड आप दोनों ही बॉक्सेस को पुश कर रहे हो फ्लोर पर 1 बाय 1। तो आप क्या फाइंड करोगे कि जो आपका लाइटर बॉक्स है उसको मूव करने के लिए आपको काफ़ी स्मॉल फोर्स अप्लाई करना पड़ रहा है ना, लेकिन जो लार्जर फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा अगर आपको एक हैवियर बॉक्स को मूव करना है ऑन द फ्लोर। तो ये क्या शो करता है कि लेस फ्रिक्शन होता है एक लाइट बॉक्स एंड फ्लोर के बीच में, लेकिन वहीं पे एक हैवी बॉक्स एंड फ्लोर के बीच में ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स था। अब एक बॉक्स का जो वेट है वो क्या एक ऐसा भी फोर्स है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, एंड उसके स्मॉलर वेट की वजह से लाइट बॉक्स जो है वो फ्लोर के ऊपर प्रेस करता है कम फोर्स के साथ, एंड जो फ्रिक्शन है लाइटर बॉक्स एंड फ्लोर के बीच में वो कम होता है। ये लेसर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही अलाउ करता है लाइटर बॉक्स को आगे इजीली मूव करने के लिए बाय अप्लाइंग स्मॉलर पुश। और क्योंकि दूसरे वाले बॉक्स का ज़्यादा वेट है तो हैवी बॉक्स जो है वो फ्लोर को ज़्यादा फोर्स के साथ प्रेस करता है, एंड क्योंकि हैवी बॉक्स का सरफेस एंड फ्लोर जो है वो आपस में प्रेस हो जाते हैं, जितना ज़्यादा हार्डर फ्रिक्शन होगा दोनों के बीच में, जितना बढ़ता जाएगा उतना ज़्यादा ही वो ग्रेट होते जाएंगे, एंड ये ग्रेटर फ्रिक्शन क्या करेगा हैवी बॉक्स को इजीली मूव करने के लिए ऑन द फ्लोर अलाउ नहीं करेगा अगर आप एक छोटा ही फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसको मूव करने के लिए। एक ज़्यादा काफ़ी लार्ज फोर्स आपको या पुश आपको अप्लाई करना पड़ेगा सो दैट उस हैवी बॉक्स को मूव किया जा सके ऑन द फ्लोर। Now next is dependence of friction on the nature of two surface। अब सेकेंड फैक्टर क्या है कि फ्रिक्शन की जो डिपेंडेंस है वो दोनों सरफेसेस के नेचर के ऊपर भी होती है, ठीक है। फ्रिक्शन 2 सरफेसेस जो आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में है उन दोनों ही सरफेस में कितनी रफनेस है कितनी स्मूथनेस है इसके ऊपर भी फ्रिक्शन फोर्स डिपेंडेंट होता है। नंबर 1, अगर दोनों सरफेसेस जो आपस में कांटेक्ट में है वो स्मूथ है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स उन दोनों के बीच में लगेगा वो काफ़ी स्मॉल होगा, बिकॉज वहाँ पे स्मूथ सरफेसेस के बीच में जो इंटरलॉकिंग है वो भी लेस होगी, है ना। एंड जैसे जैसे वो दोनों सरफेसेस जो आपस में कांटेक्ट में है उनकी डिग्री ऑफ रफनेस इंक्रीज होगी तो फ्रिक्शन फोर्स भी वहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। अब अगर दोनों सरफेसेस जो आपस में कांटेक्ट में वो रफ हैं तो फ्रिक्शन फोर्स उनके बीच में लगने वाला काफ़ी लार्ज होगा, बिकॉज इंटरलॉकिंग एक रफ सरफेस की बहुत ज़्यादा होती है। ना टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो 2 ऑब्जेक्ट्स के या 2 सरफेसेस के जो आपस में कांटेक्ट में हैं उनके मोशन को अपोज करता है। एंड बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन होते हैं, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन एंड फ्लूइड फ्रिक्शन। ओके, नंबर 1 वी हैव स्टैटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन आपके उन ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट करता है जो कि एक सरफेस पे रेस्ट कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर रहे हैं, यू आर हाइकिंग इन द वुड, आप क्या वुड्स में हाइकिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन देखने को मिलेगा आपके शूज एंड उस ट्रेल के बीच में ईच टाइम यू पुट डाउन योर फुट, है ना। इस स्टैटिक फ्रिक्शन के बिना आपके फीट जो है वो स्लिप करेंगे एंड डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए वॉक करना भी। इन फैक्ट दैट एग्जैक्टली व्हाट हैपेंस इफ यू ट्राई टू वॉक ऑन आइस। अगर आप आइस पे वॉक करने की कोशिश करो तो आप पे क्या होता है, आइस बहुत ज़्यादा स्लिपरी होती है जिसकी वजह से वो काफ़ी कम अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन को ऑफर करती है। नेक्स्ट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक्ट करता है जब वो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के सरफेस पे स्लाइड कर रहे हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन आपका वीकर होता है देन स्टैटिक फ्रिक्शन, इसीलिए एक पीस ऑफ फर्नीचर को स्लाइड करना एक फ्लोर के ऊपर काफ़ी ईजी हो जाता है आफ्टर यू स्टार्टेड मूविंग देन इट इज़ टू गेट इट मूविंग इन द फर्स्ट प्लेस। पहले प्लेस में उसको स्टार्ट करना, वो मूव करना स्टार्ट करे, वहाँ पे आपको ज़्यादा क्या फोर्स लगाना पड़ता है क्योंकि उस टाइम पे वो स्टैटिक फ्रिक्शन में था, है ना। रेस्ट पोजीशन पता है, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन उस पर लग रहा था। एक बार आपने उसको स्टार्ट कर दिया मूव करना, उस स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम कर लिया, ठीक है, बाय द अप्लाइड फोर्स, एंड उसने मूव करना स्टार्ट कर दिया ऑन द फ्लोर, तो आपको उसको आगे अब इजिली कैरी ऑन करना आसान हो जाएगा बिकॉज अब वो स्लाइड कर रहा है उस सरफेस के ऊपर। स्लाइडिंग फ्रिक्शन काफ़ी क्या होता है, वीक होता है एज कम्पेयर टू स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल यू यूज स्लाइडिंग फ्रिक्शन व्हेन यू राइट विद अ पेंसिल। जब आप पेंसिल से कोई चीज़ लिखते हो वहाँ पे भी आप स्लाइडिंग फ्रिक्शन यूज कर रहे हो। पेंसिल की जो लेड है वो इजीली स्लाइड करती है ओवर द पेपर, राइट। लेकिन आपको क्या, बट देयर इज जस्ट इनफ फ्रिक्शन, लेकिन वहाँ पे काफ़ी इनफ फ्रिक्शन होता है पेंसिल एंड पेपर के बीच में कि वो वहाँ पे एक मार्क छोड़ते हुए चलती है। देन वी हैव रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन कब एक्ट करता है, उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक्ट करता है जो कि दूसरे के सरफेस पे रोल कर रहे हैं।
रोलिंग फ्रिक्शन और ज़्यादा वीक होता है देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन। फॉर एग्जाम्पल, जब एक बॉल एक फ्लोर के ऊपर रोल कर रही है तो वहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स एक्ट कर रहा है वो रोलिंग फ्रिक्शन है। रोलिंग फ्रिक्शन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से भी लेस होता है। जितने भी व्हीकल्स जो व्हील्स पे माउंटेड है एंड बॉल बेयरिंग्स जो हमारी सभी मशीन्स में यूज़ करी जाती हैं, वहाँ पे भी रोटेटरी मोशन रिक्वायर्ड होता है। एक बॉल बेयरिंग के अंदर एक्सिल जो है बॉल्स के ऊपर क्या करती है, रोटेट करती है विदाउट व्हाट, स्लाइडिंग। ओके, चलो नाउ नेक्स्ट इज फ्लूइड फ्रिक्शन। सो ये उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर एक्ट करेगा फ्लूइड फ्रिक्शन जो किसके थ्रू, एक फ्लूइड के थ्रू मूव कर रहा है, राइट। फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि फ्लो करता है एंड उस कंटेनर की शेप ले लेता है। फ्लूइड्स के अंदर लिक्विड एंड गैसेस दोनों इंक्लूडेड होते हैं। अगर आप कभी अपने ओपन हैंड को, एक वाटर टब के अंदर पानी रखा है उसमें अपने ओपन हैंड को अगर आप क्या करेंगे, ट्राई करते हैं पुश करने की, ठीक है, या पूल के अंदर, तो आप वहाँ पे फ्लूइड फ्रिक्शन को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप क्या फील करोगे कि वाटर एक रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहा है अगेंस्ट योर हैंड। स्काई डाइवर जो है अर्थ के टूवर्ड्स फॉल करता है एक पैराशूट के साथ। सो यहाँ पे जो एयर का रेजिस्टेंस है अगेंस्ट द पैराशूट वो उसके डेस्सेंट को स्लो डाउन कर देता है। द फास्टर और लार्जर अ मूविंग ऑब्जेक्ट, एक मूविंग ऑब्जेक्ट कितना फास्ट या लार्ज है ना, वो उतना ज़्यादा ग्रेटर होगा वहाँ पे फ्लूइड फ्रिक्शन जो कि उसके मोशन को रेजिस्ट करेगा। इसीलिए ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस होता है एक पैराशूट के अगेंस्ट देन द स्काई डाइवर्स बॉडी, ठीक है। फिर उसके बाद एक ऑब्जेक्ट या बॉडी की जो सिमेट्रिकल शेप है वो भी काफ़ी रेजिस्टेंस ऑफर करती है ड्यू टू फ्रिक्शन, जिसको हम स्ट्रीम लाइन शेप कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो शिप, बोट, एरोप्लेन, ऑटोमोबाइल की बॉडीज़ हैं ये ज़्यादा स्ट्रीम लाइंड होती हैं सो दैट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को ये मिनिमाइज कर सके उस मीडियम के थ्रू जिसमें वो ट्रैवल कर रहे हैं। एक फिश की बॉडी भी कैसी होती है, स्ट्रीम लाइंड होती है सो दैट दे कैन ईजिली मूव अक्रॉस द वाटर। ओके, नेक्स्ट, फ्रिक्शन विच इज़ अ नेसेसरी इवेंट। सी, फ्रिक्शन एक ऐसा फोर्स है जो कि एक सरफेस के थ्रू एक्सर्ट किया जाता है अगेंस्ट द मोशन ऑफ अ बॉडी अक्रॉस इट सरफेस। अब फ्रिक्शन फोर्स ही वो रीजन है जिसकी वजह से आपकी कार जो है या स्टैंडिंग पोजीशन पर आती है। ओके, स्टिल अगर आप उसको एक्सेलरेट नहीं कर रहे हो। सो आप इनके एग्जाम्पल्स को अपने अराउंडिंग हर जगह दे सकते हो जहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करते हैं। फ्रिक्शन फोर्स एक ऐसा फोर्स है, कुछ ऐसी चीज़ें जिसके बिना हम नहीं रह सकते, है ना, एंड रह भी सकते हैं। कैसे? सी, इस फोर्स के बिना हम इजीली वॉक नहीं कर सकते बिल्कुल भी, ठीक है। आप अपना फर्स्ट स्टेप जैसे ही आउट ऑफ द बेड लेते हो आप क्या स्लिप कर जाएंगे, फॉल कर जाएंगे विदाउट दिस फोर्स। आप एक वर्ल्ड इमेजिन करने की कोशिश करो जहाँ पे एक पर्सन ने क्या कर दिया है, ऑयल को पुट कर दिया है ऑल ओवर अ फ्लोर, एंड एक ऐसा वर्ल्ड जहाँ पे बिल्कुल भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, वो ज़्यादा वर्स होगा देन दिस। लेट अनोल वॉकिंग, you would not be able to use a car or bike since the wheels that help you move around to do so by using frictional force। एक और एग्जाम्पल जहाँ पे आपको एक पर्सन जो है बनाना पील पे इजीली क्या हो जाता है, स्लिप हो जाता है, बिकॉज बनाना पील का स्लिपरी सरफेस होता है जो कि एक लिटिल यानी कि कम फ्रैक्शन को ऑफर करता है ग्राउंड पर, एंड इसीलिए जब भी बनाना पील किसी पर्सन की फीट के अंडर आएगा पर्सन उस पर स्लिप हो जाएगा एंड ट्रिप हो जाएगा बिकॉज ऑफ लेस फ्रिक्शन। इसीलिए फ्रिक्शन एक नेसेसरी है फॉर अ सिंपल टास्क ऑल्सो लाइक वॉकिंग। हमारे शूज़ की सोल्स हैं उन पर भी ग्रूव्स होते हैं, ये ग्रूव्ड सोल्स क्या करती है, ज़्यादा फ्रिक्शन ऑफर करती है ग्राउंड पर, है ना, जिसकी वजह से हमें एक बेटर ग्रिप मिलती है वाइल वॉकिंग। शू स्लीपर्स जो आपके वर्न आउट सोल्स वाले होते हैं वो स्लिपरी हो सकते हैं। व्हीकल्स के टायर हैं जिन पे क्या ट्रेड्स होते हैं बेटर ग्रिप के लिए ओवर द रोड। अगर आप इन ट्रेड्स को वर्न आउट कर दोगे तो जो टायर्स हैं उनको आपको एक न्यू वन के साथ रिप्लेस करना पड़ेगा, अदरवाइज टायर्स बहुत ईजिली स्लिप हो जाएंगे। फ्रिक्शन के थ्रू ही एक स्क्रू को होल्ड किया जाता है इन द वुड, ठीक है। ये क्या करता है, बोर्ड्स को एक साथ ही फिक्स करने में हेल्प करता है यूजिंग नेल्स। इस तरीके से फ्रिक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी डेली लाइफ में। लेकिन उसके साथ साथ फ्रिक्शन एक ईवल भी है। कैसे? इससे काफ़ी लॉस ऑफ एनर्जी होता है। जब आप अपने पाम्स को इस तरीके से कुछ मिनट्स के लिए क्या करोगे, रब करोगे एक दूसरे के अगेंस्ट, तो ये दोनों ही पाम्स आपके हॉट हो जाएंगे। सिमिलरली जब एक जार का जो मिक्सर है आप उसको क्या करते हो कुछ मिनट्स के लिए रन करोगे वो भी हॉट हो जाता है। इनफैक्ट जब एक मशीन को ऑपरेट किया जाता है वहाँ पे हीट जनरेट होती है एंड उसकी एफिशिएंसी डिक्रीज होने लगती है जिसकी वजह से लॉस ऑफ एनर्जी होता है। सो इसीलिए हमें यहाँ पे क्या फ्रिक्शन को मिनिमाइज करने की ज़रूरत होती है। नाउ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, सो कौन से वेज है जिसके थ्रू हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं? नंबर 1, बाय यूजिंग ल्यूब्रिकेंट्स। तो फ्रिक्शन इंक्रीज होता है जैसे जैसे सरफेस की रफनेस इंक्रीज होगी, ठीक है। एंड ल्यूब्रिकेंट्स क्या करते हैं, आपके
फाइन पोर्स या जो गैप्स हैं दोनों कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बीच में, उनको फिलअप कर देते हैं। एंड फिलअप करने से जो फ्रिक्शन है वो उन दोनों सरफेसेस के बीच में रिड्यूस हो जाता है। नेक्स्ट, पॉलिशिंग सरफेसेस। पॉलिशिंग यानी कि सरफेसेस को अगर आप पॉलिश कर देते हो उससे भी वो इवन हो जाते हैं एंड फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। देन बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग, जो रोटेटिंग मशीन्स हैं उनको आप बॉल बेयरिंग के ऊपर माउंट कर सकते हो, रोलिंग फ्रिक्शन क्योंकि स्लाइडिंग फ्रिक्शन से लेस होता है। देन बाय स्ट्रीमलाइनिंग, स्ट्रीमलाइनिंग भी क्या है, एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट को रिड्यूस कर देते हैं जिसकी वजह से फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है। नाउ इंक्रीजिंग फ्रिक्शन, अब इस अमाउंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स को इंक्रीज करने के लिए भी हम क्या कर सकते हैं, कुछ मेथड्स यहाँ पे गिवन है। नंबर 1, आप क्या कर सकते हैं, जो अमाउंट ऑफ प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हो जब दूसरी बॉडी के इंट्रैक्शन में आते हो, आप उस अमाउंट ऑफ प्रेशर को इंक्रीज कर सकते हो। एक रफर या ज़्यादा एडिसिव पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को हम क्रिएट कर सकते हैं। दोनों सरफेसेस को आपस में एक दूसरे से ज़्यादा हार्डली प्रेस करके फ्रिक्शन फोर्स को इंक्रीज किया जा सकता है। कोई भी रिलेटिव मोशन को स्टॉप कर सकते हैं। कोई भी लुब्रिकेशन अगर दोनों सरफेसेस के बीच में अगर आप उसको रिमूव कर दोगे तो भी वहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स इंक्रीज हो जाएगा। व्हील्स और बियरिंग्स जो है उनका आप रिमूव कर दो स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्रिएट करने के लिए। एंड एट द लास्ट हम फ्लूइड विस्कोसिटी को भी क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं टू इंक्रीज द फ्रिक्शन फोर्स। ओके, the chapter is completed. I hope you all must have understood the concept of frictional force, its various types. Okay, well, let's meet very soon in the next class. And then take care and thanks to everyone.